हम सभी लोग जानते हैं प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे में प्रोटीन की बात हर एक न्यूट्रिशनिस्ट करता ही है। आजकल के लोग हमेशा ही ये क्वेश्चन करते हैं कि हम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं और हमारे बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो हम कैसे प्रोटीन की क्षति को पूर्ति करें। जब भी हमारे शरीर में प्रोटीन कम होता है, हमें थकान लगती है, कमजोरी महसूस होती है, मसल लॉस होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, उसी के साथ हेयर लॉस होता है, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। ऐसे में प्रोटीन जो है वो वेजिटेरियन लोगों के लिए कैसे मिल सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब भी लोग गूगल करते हैं कि वेजिटेरियन प्रोटीन क्या क्या है, तो इसमें आपको बहुत सारे नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, उसके साथ दालें और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, सोया प्रोटीन, मिल्क के अन्य प्रोडक्ट, ये सभी के बारे में जानने को मिलता है। पर इसमें भी यही बात है कि ये सब खाने के बावजूद भी क्यों आपको प्रोटीन की कमी हो रही है। तो इसका आंसर ये है कि आपने खाया तो बहुत कुछ, पर उसमें पचाया कितना। तो ये सभी प्रोटीन का सही उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ जो है इसे बढ़ा के प्रोटीन जो है उसका सही तरीके से डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन करवा सकते हैं। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, हमारी संहिताओं में इसके लिए क्या बोला गया है और कैसे आप वाइस प्रोटीन की क्षति को पूर्ति कर सकते हैं। वेजिटेरियन फूड में ऐसे कौन से फूड है जिसका कॉम्बिनेशन करके आप सबसे ज्यादा फायदा ले सकते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। हमारी संहिताओं में जो आहार का वर्णन है, या तो फूड का जो डेफिनेशन दिया है और हम जो भी आहार लेते हैं, उसमें आयुर्वेद में कहीं भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स या तो मिनरल्स ऐसा वर्गीकरण बिल्कुल ही नहीं आता है। आयुर्वेद में जब भी भोजन की या तो आहार की बात आती है, तो कहा जाता है कि हमारा जो आहार है वो षड रसात्मक होना चाहिए। इसमें मधुर, आम्ला, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रसों का कॉम्बिनेशन या तो बैलेंस जो है वो भली भांति होना चाहिए। उसी के साथ आहार जो है वो हमें साथ में होना चाहिए, मतलब कि इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। उसी के साथ उसका एसिमिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। हमें विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए। हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे तीनों दोष बैलेंस रहे और हमारी सातों धातु जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये तीनों की पुष्टि हो, उसका पोषण हो, धातु का निर्माण प्रॉपर हो और हमारा ओज और तेज बना रहे। तो ऐसा कौन सा खाना होना चाहिए जिसमें कि आपके शरीर में कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो। हमारा जो पारंपरिक खान पान था, थाली सिस्टम था, वो सबसे ज़्यादा बेहतर था। इसमें सारे फूड का कॉम्बिनेशन था, उसका एक बैलेंस था। उसी के साथ साथ इसमें चटनी, अचार, पापड़, ऐसे बहुत सारे द्रव्य थे जो कि डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी रखते थे, बाकी के खानों का अच्छे से डाइजेशन होने में हेल्प करते थे। खाने के बाद 1 ग्लास छच्छिका या तो छाछ को लेना आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। उसमें भी खाने में सबसे पहले अदरक में थोड़ा सा नींबू और सेंधा नमक मिला के अगर खाया जाए, तो आपका खाया हुआ खाना आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी सातों धातु का निर्माण वो ठीक से कर पाते हैं। पर क्या आज की जो बदलती हुई जीवन शैली है और हमारा गिरता हुआ डाइजेस्टिव पावर है, हमारी जो डे टू डे लाइफ है जिसमें अनियमितता से भरी हुई है, ऐसे में
क्या करें, कैसे आप खाया हुआ खाना ठीक से पचाए और ऐसा कैसा खाना ले कि आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बिल्कुल ही ना हो। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखें तो प्रोटीन का हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज और हमारा ग्रोथ, ये सभी प्रोटीन पे डिपेंड है। हमारे सेल जो है उसका डिजनरेशन बार बार होता ही रहता है। हमारी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमारे सेल्स का, हमारे बॉडी का डिजनरेशन होता रहता है। जैसे ही हमें कोई रोग होता है, हम बहुत सारा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे में हमारे सेल मेम्ब्रेन सेल डैमेज होती है। ऐसे डैमेज की पूर्ति के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। हमारे शरीर में हार्मोन्स, एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस, ये सभी का निर्माण जो है वो प्रोटीन के बिना होता ही नहीं है। जब भी हमारे शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। तो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जरूरी है कि उसका सही सेवन कैसे किया जाए, उसे हमारे खान पान में कैसे इंक्लूड किया जाए कि हमें प्रोटीन की क्षति न हो पाए। ऐसे में वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन कैसे लेना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी हर्ब्स भी बताई है जिसका अगर तो आपकी कुकिंग में सही तरीके से यूज किया जाए तो आपके खान पान में जो प्रोटीन आप लेते हैं उसका डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और उसी के साथ उसका एब्सॉर्प्शन होके आगे आगे की धातु जो है उसकी निर्मित में ये हर्ब्स आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो ये हर्ब्स के बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। वेज प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है दालों की। हमें रोज ही हमारे खान पान में दालों का यूज जरूर से करना चाहिए। दाल जो है वो वेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। पर दाल को कैसे पकाया जाए कि इसका सही मायने में प्रोटीन आपके शरीर में आपको मिल पाए। दालों में भी मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, चना, कुलथ, ये सारी दालें काफी इंडिया में मशहूर है। उसके अलावा राजमा, लोबिया, छोले, ऐसी मोटी दालें या तो बड़े दाने वाली दालें भी हम काफी लेते हैं। फिर भी हमें प्रोटीन की कमी होती है क्योंकि हम दालों को सही तरीके से जानते नहीं हैं और उसका सही तरीके से कुकिंग कैसे होना चाहिए ये भी हम नहीं जानते। मूंग और मसूर, ये दोनों दालें या तो दोनों ही बीन्स त्रिदोष को कम करते हैं और ये सबके शरीर के लिए पथ्य होते हैं। डाइजेशन में ये हल्के होते हैं, मतलब कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हर शरीर को ये जहाँ तक हो सके साथ में हो जाता है। ऐसे में मूंग और मसूर की दाल को हमें ज्यादा लेना चाहिए, पर हर एक दाल में रुक्षता होती है, ये थोड़ी सी रूखी सूखी होती है। तो जरूरी है कि इसे अच्छे से भिगो के उसे बहुत अच्छे से बॉईल करके इसमें स्निग्ध द्रव्य जैसे कि तेल या तो घी का झोंका लगा के इसमें लहसुन, अदरक, अजवाइन, जीरा ऐसी वातनाशक औषधियों का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपको दाल नहीं पचती है तो आपको कुछ आयुर्वेद औषध का भी उपयोग करना चाहिए। तुली दाल जो है वो पचने में साबुत दाल से थोड़ी ज़्यादा हल्की होती है। तो ऐसे लोग जिसका डाइजेशन लो होता है, जिसे दालें डाइजेस्ट नहीं होती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि साबुत मूंग की जगह पे छिलके वाली दाल का यूज करें। अगर तो आपको छिलके वाली दाल भी सही तरीके से नहीं पचती है तो आपको चाहिए कि आप तुली दाल का प्रयोग करें। जहां तक हो सके मूंग या तो मसूर की दाल का ही प्रयोग करें। थिक दाल खाने की बजाय आपको चाहिए कि आप पतली सी सूप के जैसे दाल को बना के उसमें थोड़ा सा अदरक, अजवाइन मिला के उसका प्रयोग करें।
धीरे धीरे ये दाल जो है वो आपको सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी। उसके बाद उसमें से पानी की मात्रा धीरे धीरे कम करके आप थिक दाल भी खा सकते हैं। बाद में आप छिलके वाली दाल और साबुत दाल पे स्विच ओवर कर सकते हैं। माश या काली उड़द, इसे आयुर्वेद में एक पौष्टिक दाल बोला गया है। इसे माश कहते हैं। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा और बढ़िया प्रोटीन का स्रोत है। ऐसे लोग जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, उसके शरीर में नॉनवेज की जो पूर्ति है वो माश की दाल बहुत अच्छे तरीके से करती है। आयुर्वेद में कहीं भी क्लियर कट तो प्रोटीन का वर्णन नहीं किया है, पर मांस के वर्णन में ये दिखाया गया है कि मांस जो है वो हमारी मांस धातु को, मतलब कि हमारे मसल मास को इंक्रीज करता है। यही मांस की दाल जो है उसे अगर तो सही तरीके से घी और तेल के साथ छोंका लगा के वातहर द्रव्यों के साथ खाया जाए तो ये आपके शरीर में बहुत अच्छे से प्रोटीन की पूर्ति करता है। पर क्योंकि मांस जो है वो प्रकृति में उष्ण होता है और पचने में थोड़ा भारी होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे विंटर में या तो ठंडी ऋतुओं में ही लें। उसी के साथ मांस को परम वात शामक भी बोला गया है। तो ऐसे लोग जिसके शरीर में वात ज़्यादा है, ऐसे लोगों को मांस की दाल परम हितकर बोली गई है। दाल के अलावा आप मांस के लड्डू और मांस की बहुत सारी वेराइटीज भी बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इसे बनाने के टाइम इसे बहुत अच्छे से स्लो आंच पे लॉन्ग टाइम तक पकाया जाए। उसी के साथ जैसे मैंने बोला, वातहर द्रव्य जैसे कि लहसुन, हींग और अजवाइन जैसे द्रव्यों को मिला के इसे पका के खाया जाए। ये उष्ण होने से इसका छोंक में अगर तो गाय के घी का प्रयोग किया जाए तो ये आपके शरीर के लिए काफ़ी हितकर होती है। कुलथ जो है उसकी प्रशंसा आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा की गई है। कुलथ की दाल आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाती है, क्योंकि ये प्रकृति में बहुत उष्ण है। ज़रूरी है कि आप इसे विंटर में या तो ठंडियों के टाइम में ही लें। कुलथ का एक बहुत अच्छा गुण है कि ये स्टोन को निकालती है, या तो आपके शरीर में स्टोन या पथरी को बनने नहीं देती। तो ऐसे लोग जिसे कि किडनी स्टोन है, यूरिनरी स्टोन है, जिसे यूरिन रुक रुक के आ रहा है, ऐसे लोगों को कुलथ का सूप या तो कुलथ की दाल का उपयोग जरूर से करना चाहिए। कुलथ की दाल में अगर तो थोड़ा सा अजवाइन मिलाया जाए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हो सके तो अगर आप इसमें थोड़ा सा बटर मिला के लो तो ये आपके शरीर के लिए साथ में हो जाता है और गर्मी नहीं करता है। चना जो है उसे बहुत ही ज़्यादा उत्तम बोला गया है। ये शक्तिवर्धक है। कहते हैं कि चने को खाने से घोड़े जैसी, मतलब कि हॉर्स के जैसा शक्ति मिलता है। हम सभी जानते हैं कि शक्ति को साइंस में हॉर्स पावर के साथ मेजर किया जाता है। कुछ लोग चने को भिगो के कच्चा ही चबा चबा के खाते हैं, पर ये वृक्ष होता है, पचने में भारी होता है और वातवर्धक होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसे कच्चा न खाया जाए। इसके अलावा चना में भारी मात्रा में क्षार होता है, जो कि आपके शरीर में पथरी होने की टेंडेंसी को बढ़ा सकता है। तो ज़रूरी है कि चने को अच्छे से भिगो के उसका पानी निकाल के साफ पानी में अगेन बॉईल करके बॉईल किया हुआ पानी भी फेंक दिया जाए, ताकि बाकी जो चने बचे वो आपके शरीर को नुकसान न पहुंचाए। ऐसे चने को अजवाइन, जीरा, हींग और लहसुन के साथ छोंक लगा के आप अच्छे से खाते हो तो ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और आपको बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। बॉइल्ड चने का चाट या तो टिक्की बना के भी आप आसानी से ले सकते हैं। इसका सलाद भी आप बना के खा सकते हैं। मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो स्प्राउट का बड़ा ही महिमा बताते हैं। आज के जो यंगस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्प्राउट्स खाते हैं।
आयुर्वेद में स्प्राउट्स को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि स्प्राउट्स जो है वो काफ़ी वातवर्धक होते हैं। ये पचने में भारी होता है और इसमें भर भर के एंटी न्यूट्रिएंट होता है जो कि आपके शरीर में गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफें कर सकता है। अगर तो आप स्प्राउट खाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इसे रोज रोज ना खाएं, हफ्ते में एक बार या तो 10 या 15 दिन में 2 बार आप इसे खा सकते हैं। स्प्राउट को बना के इसे अच्छे से बॉईल करके या तो घी और तेल का छोंका लगा के आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसे स्टीम करके भी ले सकते हैं। आयुर्वेद कहते हैं कि स्प्राउट जो है वो पचने में भारी है, वातवर्धक है, क्योंकि जब भी इसे भिगोया जाता है और ये उगना स्टार्ट होता है, इसमें स्प्राउटिंग शुरू होता है, तो इसमें जल गुण बढ़ जाता है। वायु का गुण भी जल है, तो दोनों मिलके आपके शरीर में वायु को बढ़ाते हैं। दूसरा एक तरीका है सबसे अच्छा प्रोटीन लेने का। जब भी आप दाल और चावल दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये हमारे शरीर में एक कंप्लीट एमिनो एसिड बनाते हैं। दाल में कुछ एमिनो एसिड की कमी है, वहीं पे चावल में वही एमिनो एसिड अच्छे से होता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और हमें कंप्लीट प्रोटीन देता है। ऐसे में दाल और चावल को वातनाशक चीज़ों के साथ पका के थोड़ा सा पतला और अच्छे से धीमी आंच पे पका के लिया जाए तो ये सिर्फ दालों में जितना प्रोटीन मिलता है इससे आपको 2 गुना प्रोटीन देता है। यही दर्शाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितना वाइज थे। पूरे इंडिया की सबसे फेमस जो डिश है हमारे मोदी जी की प्यारी खिचड़ी। ये खिचड़ी को अगर आप सही तरीके से बना के खाते हैं तो आपके शरीर में ये बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, प्रोटीन की कमी को पूर्ति करती है। ये पचने में काफ़ी हल्की होने की वजह से हर किसी के लिए साथ में होती है। इसका कॉम्बिनेशन आप बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ और हर्ब्स के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें मूंगफली और तिल जैसे सीड्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो खिचड़ी का सेवन अगर तो आप हफ्ते में 4 या 5 बार करते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी बिल्कुल ही नहीं होगी। उसके अलावा खिचड़ी जो है वो तीनों दोषों को बैलेंस करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और आपके शरीर में शक्ति को बढ़ाती है। जो लोग भी वेजिटेरियन हैं ऐसे लोगों में दालों के बाद सबसे बड़ा प्रोटीन का अगर कोई स्रोत माना जाता है तो वो है नट्स। जब भी हम नट्स का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन देता है, पर बहुत ज़रूरी है कि इसका सेवन सही तरीके से किया जाए। ये गुरु है, मतलब कि डाइजेशन में भारी है। उसी के साथ ये अच्छे तरीके से हमारी धातुओं की पुष्टि करते हैं, धातुओं को बढ़ाते हैं। इसे बहुत थोड़ी मात्रा में खाने से भी ये हमारे शरीर में अच्छी असर लाते हैं, किंतु ये बहुत ही ज़्यादा गुरु है। उसी के साथ साथ तासीर में गर्म होते हैं, तो इसे पूरा साल भर नहीं खाया जाता। हेमंत, शिशिर ऐसी ठंडी ऋतु मतलब कि विंटर में तो आप बहुत अच्छे तरीके से काजू, बादाम, अखरोट ऐसे नट्स का सेवन कर सकते हैं, पर पूरे साल पर अगर तो आप इसे खाते रहे तो इसकी गर्म तासीर की वजह से ये आपके शरीर को फायदे की जगह पे नुकसान कर सकता है। आपके शरीर में पित्त को बढ़ा सकता है और यही बढ़ा हुआ पित्त आपके रक्त को भी दूषित कर सकता है। अगर आपका डाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे पूरे साल भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये नट्स को रात भर अच्छे से भिगो के सुबह इसे धो के इसका छिलका निकाल के इसे अच्छे तरीके से चबा चबा के लिया जाए। दूसरी जो बात है वो है मूंगफली। मूंगफली एक बहुत अच्छा और सस्ता प्रोटीन का
स्तोत्र है। अगर तो आप इसे रोस्ट करके लेते हैं तो ये पचने में थोड़ी सी हल्की हो जाती है। इसका नटीसा और सुंदर टेस्ट सबको पसंद आता है। मूंगफली को अगर आप गुड़ के साथ चिक्की में चटनी बना के ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से अपने आहार में इसका समावेश कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी ऋतु में आप एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। गर्मियों में या तो समर के दिनों में मूंगफली का सेवन थोड़ा सा कम करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तिल या तो सिसमी सीड्स जो है वो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उसी के साथ तिल में बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि विटामिन डी का निर्माण करने के लिए और हमारे बोन्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तिल जो है वो वात शामक भी है, तो इसे 1 या तो 2 चम्मच की मात्रा में अगर दिन में लिया जाए तो ये आपके शरीर में बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीन को भी बढ़ाता है, वायु को कम करता है और कैल्शियम की पूर्ति करता है। तिल को भी आप अलग अलग तरीके से, जैसे कि रोस्ट करके उसका तेल, चिक्की, चटनी या तो फिर लड्डू बना के ले सकते हैं। इसके अलावा पंपकिन सीड, चिया सीड और अलसी के सीड, ये सभी सीड्स जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। ये सारे सीड्स को एक साथ इकट्ठा करके खाने की बजाय अगर तो आप इसे अलग अलग रख के अलग अलग दिनों में अलग अलग सीड का सेवन करते हैं तो इसका डाइजेशन काफ़ी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि 2 चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। ज़रूरी है कि इसका बहुत भारी मात्रा में आप सेवन ना करें। 1 से 2 चम्मच सीड्स का सेवन आपके लिए सही होता है। ऐसे लोग जो कि डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं उनके लिए दूध जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। दूध को आयुर्वेद में जीवनी और रसायन बोला गया है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैल्शियम बढ़ाता है। उसके अलावा इसे चक्षुष और वृक्ष भी बोला गया है। दूध की जो तासीर है वो ठंडी होती है और वो कफ को बढ़ाती है। अगर तो आपकी प्रकृति कफ वाली नहीं है तो आप बहुत अच्छे तरीके से दूध का सेवन कर सकते हैं। देसी गाय का दूध जो है वो सबसे उत्तम होता है। आयुर्वेद में बोला गया है कि वासरांते पिबेत दुग्धम, मतलब कि दिन ढलने के बाद रात को दूध को पीना सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। ये ठंडा होने की वजह से शरीर में कफ को बढ़ाता है। ऐसे में ऐसे लोग जिसे कि दूध का डाइजेशन ठीक से नहीं होता है तो वो अपनी तासीर के हिसाब से इसमें हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, पिपली मूल, शतावरी, या तो फिर ऐसे लोग जिसे कि हृदय रोग है वो अर्जुन छाल के पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो डेयरी प्रोडक्ट है वो है दही। दही को हम सब ठंडा मानते हैं, पर दही की तासीर गर्म होती है तो इसे गर्म ऋतु में बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दही को आयुर्वेद में गुरु, विषंबी, स्निग्ध और मुश्किल से डाइजेस्ट होने वाला बोला गया है। इसे खाने की सबसे अच्छी ऋतु जो होती है वो है ठंडी या तो विंटर। ये भी शरीर में कफ को बढ़ाता है, आम को बढ़ाता है, हमारे शरीर में टॉक्सिन को बढ़ाता है। तो गर्मी की ऋतुओं में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तो आप खाना चाहते हैं तो इसे मथ के, इसमें काला नमक मिला के, इसे पतला करके पानी मिला के इसकी छच्छिका या तो छाछ तक्र बना के इसका सेवन कर सकते हैं। पनीर जो है या तो मावा दूध का, जिसे कि आप खोया बोलते हैं, ये सभी चीज़ों को आयुर्वेद में दूध की विकृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी कुछ दूध को या तो दूध की क्वालिटी को अल्टर करके बनाया जाता है, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी भारी होता है। इसे रोज रोज नहीं खाना चाहिए, आप कभी कभार ले सकते हैं।
अगर तो आपका डाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप काफ़ी इजीली पनीर को डाइजेस्ट कर सकते हैं, पर फिर भी इसे रात को नहीं खाना चाहिए, लंच के टाइम पे ही खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। और इसमें दीपन पाचन द्रव्य जैसे कि काली मिर्च, लहसुन, हींग, ये सभी को मिला के ही इसका सेवन करना चाहिए। सत्तू या तो रोस्टेड चना का पाउडर है, इसे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना गया है। चना जो कि डाइजेशन में हेवी है, वहीं पे अगर तो इसे रोस्ट करके इसका सत्तू बनाया जाए तो ये काफ़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। कोई लोग बोलते हैं कि सत्तू में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है, पर बहुत ज़रूरी है कि आप भारी मात्रा में प्रोटीन लो, वो सही से डाइजेस्ट ना हो, आपको गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन करवाए, आपके डाइजेशन में बाधा डाले। इससे अच्छा है कि आप थोड़ी मात्रा में ऐसा प्रोटीन लो जो कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। सत्तू जो है वो उनमें से एक चीज़ है। आयुर्वेद में सत्तू की काफ़ी ज़्यादा महिमा बताई है। सत्तू में पानी या तो छाछ मिला के इसमें काला नमक, हींग, जीरा और काली मिर्च का पाउडर मिला के इसका ड्रिंक बना के अगर तो आप लेते हो तो ये एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, आपके बॉडी को नरिश करता है और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अगर तो आपको दालें अच्छे से नहीं पचती है तो जैसे मैंने आगे बताया वैसे इसमें वातहर द्रव्य आप मिला सकते हैं। हमारे पूर्वज और आयुर्वेद के उत्कृष्ट वैद्य बताते हैं कि जब भी आप दाल चावल खाते हैं या तो खिचड़ी खाते हैं और आपको अगर वायु बढ़ता है तो इसमें 1 चम्मच घी मिला के खाएं। दाल चावल में आप मेथी का पाउडर आधा चम्मच मिला के खा ले तो ये आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और वायु नहीं बढ़ता है। खिचड़ी के छोंक में मेथी को मिलाने से ये आपके शरीर में वायु को बढ़ाती नहीं है। वैसे ही कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिसका प्रयोग अगर तो आप करते हो तो आपके शरीर में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है और आपकी धातुओं का अच्छे से उत्तरोत्तर पाचन नहीं होता है, तो ये औषधियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये है अश्वगंधा, शतावरी और सफ़ेद मूसली। अगर आपको प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप एवरीडे सेवन कर सकते हैं। इसे आप मिल्क में अच्छे से पका के, हमारी भाषा में क्षीर पाक बना के 1 कप दूध में आधा कप पानी और आधा चम्मच औषध मिला के धीमी आंच पे पका के, जब भी ये आधा कप चल जाए और 1 कप बाकी रहे तो उसे ठंडा होने दे और इसका सेवन करें तो ये आपके शरीर में सारी धातु की पुष्टि करवाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे औषध है जिसे कि आप दाल पकाने में ऐड करते हैं तो ये आपको अच्छे से सुपाच्य हो जाती है। पहाड़ों में काली राजमा, पाट की दाल और मोटी दाल, इसका पाचन बढ़ाने के लिए इसमें चोरक या तो गंद्रालू करके एक औषधि आती है, इसका प्रयोग किया जाता है। छोंक में 1 चुटकी हींग की तरह गंद्रालू या चोरक मिलाने से आपके दाल की अरोमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हींग की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, पर इसका माइल्ड और स्वीट अरोमा होता है। ये डाइजेशन को बढ़ा के बहुत अच्छे से आपके शरीर में प्रोटीन की पूर्ति को करवाता है। इसके अलावा त्रिकटु और पंचकोल, इसे भी 1 चुटकी भर अगर आप अपनी दाल को पकाने के टाइम पे मिलाते हैं तो आपको दालें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। अदरक जो है इसे विश्व भेषज बोला गया है, ये यूनिवर्सल मेडिसिन है। आयुर्वेद में कहा है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक मिश्रितम। अगर तो आप खाने की शुरुआत में अदरक के छोटे छोटे पीस करके इसमें काला नमक, सेंधा नमक और थोड़ी मात्रा में नींबू का रस मिला के लेते हैं
तो ये आपके सारे खाए हुए अन्न को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवाता है और आपके शरीर में आम या तो टॉक्सिन को बढ़ने नहीं देता है। अगर तो आप मेरे बताए हुए आइडिया को फॉलो करेंगे तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आप वेजिटेरियन होने के बावजूद भी अच्छे से आपके शरीर में प्रोटीन जो है इसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही अच्छे से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।